हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, यदि इजरायली सहायता अवरोध जारी रहा तो गाज़ा में 14,000 बच्चों को 48 घंटों में मौत का खतरा हो सकता है। अगले 48 घंटों में गाज़ा में 14,000 बच्चों मर सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने ये चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही जो मानवीय संकट है ऐसे ही बरकरार रहा गाज़ा में तो 48 घंटों में इट मीन्स कि दो दिन में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अब देखिए गाज़ा की स्थिति क्या है इस समय। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि सोमवार को केवल 5 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाज़ा पहुंचे थे, जबकि रोज 500 ट्रकों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए तो। हम उनकी माताओं तक शिशु आहार पहुंचाने के लिए तरह का जोखिम उठाते हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं खिला सकती हैं। तो अब देखिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही दर्दनाक स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि बच्चों को भी उनका भी बहुत बुरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है। एक तरह से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे। अगले 48 घंटों में गाज़ा में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। BBC के जो रेडियो उनसे बात करते हुए जो यूएन के जो भी सचिव हैं उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी जो माता है वो भी शिशु आहार नहीं दे पा रही हैं बच्चों को। तो अब बच्चों को खाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और वे बच्चों को नहीं खिला सकती क्योंकि वे कुपोषित है। और जब माता पिता ही जो है उनको वो माता ही जब कुपोषण का शिकार हो रही है तो फिर बच्चों को वो कैसे खिला सकते हैं। अब देखिए गाज़ा में यूएन की जो टीम है वहाँ पर उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, संयुक्त राष्ट्र से जब पूछा कि उसने कैसे पता लगाया, मतलब उसे कैसे पता चला कि 14,000 बच्चे मर सकते हैं या भूखमरी का जोखिम उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीमें ज़रूरत का आकलन करने के लिए चिकित्सा केंद्र, स्कूलों जैसी जगह पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन पर मजबूत टीमें हैं और बेशक उनमें से कई मारे गए हैं। हमारे पास अभी भी ज़मीन पर बहुत से लोग हैं जो वे चिकित्सा केंद्र पर हैं और स्कूलों में हैं, ज़रूरतों का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी अभी भी टीमें मौजूद हैं संयुक्त राष्ट्र की जिनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि वहाँ की स्थिति क्या है। अब देखिए वामपंथी आयर गोलान का बयान क्या है, ये क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी आयर जो हैं उन्होंने कहा कि गाज़ा में बच्चों को मारना इजराइल का शौक है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि इजराइल का ये शौक है जो बच्चों को मार रहे हैं। पूर्व इजरायली सैन्य प्रमुख है ये, वहाँ के सेना में प्रमुख थे पहले इजराइल की सेना में। गोलान ने नेतन्याहू की सरकार पर पूरी तरह से प्रतिरोध किस्म के लोगों से भरी होने का आरोप लगाया है जिनमें कोई नैतिकता नहीं है और संकट के समय में देश चलाने की कोई उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गाज़ा में नए सिरे से शुरू किए गए सैन्य अभियान से इजराइल के अस्तित्व को खतरा है क्योंकि यह एक बहिष्कृत राज्य बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो अब वहाँ पर नेतन्याहू की स्थिति, मतलब जो अपने वो डिसीजन ले रहा है, तो उस वजह से इजराइल के भी अस्तित्व को खतरा है। इस बयान पर इजराइल के जो दक्षिणपंथी दलों और खुद नेतन्याहू की ओर से प्रतिक्रियाएं भड़क उठती हैं, जिन्होंने दावा किया कि यह हमारे वीर सैनिकों और इजराइल राज्य के खिलाफ अपमानजनक उकसावा है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि हमारे नियमित और रिजर्व सैनिकों के खिलाफ घिनौना खून का अपमान है। वित्त मंत्री वहाँ के क्या कहते हैं, बेजेलेल कहते हैं कि गोलान जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, दुनिया की नज़रों में इजराइल और IDF को बदनाम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा उनका भी विरोध किया जा रहा है। जो वहाँ के सैन्य प्रमुख गोलान है उनके द्वारा बयान दिया गया था कि इजराइल में बच्चों को मारने का शौक है। तो इसी पर वो नेतन्याहू की सरकार पर बहुत से विवाद उठाते हैं, बहुत आलोचना करते हैं उस सरकार की, लेकिन फिर उनके विपक्ष में भी जो वहाँ के वित्त मंत्री है वो बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए गाज़ा में हर बच्चा दुश्मन है। तो अब ये एक बयान आता है पूर्व इजरायली सांसद है जो मोशे फैगलिन का। तो वहाँ के जो पहले सांसद हैं, वहाँ के एक नेता कह सकते हैं आप, तो उनका बयान आ जाता है कि गाज़ा में जो हर बच्चा हमारा दुश्मन है। अब देखिए बच्चे भी उन्होंने अपने दुश्मन बना लिए हैं, हालांकि बच्चों का कोई दोष नहीं है उसमें। पूर्व लिकुड सांसद और ज़हूर पार्टी के वर्तमान सदस्य इजरायली दक्षिणपंथी मोशो फैगलिन एक चौंकाने वाला बयान देते हैं कि गाज़ा में हर बच्चा, हर शिशु एक दुश्मन है।
उन्होंने ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी चैनल्स पर आ रही हैं। उन्होंने कहा, फीगलिंग ने कहा कि इजराइल का दुश्मन हमास नहीं है, जीत का एकमात्र रास्ता यह है कि गाज़ा पट्टी में एक भी गाज़ा बच्चा नहीं बचेगा। अगर गाज़ा बच्चों को ही मार दिया जाए तो फिर वहाँ पर जीत पाई जा सकती है। हमास दुश्मन नहीं, गाज़ा का हर एक बच्चा दुश्मन है। ये देखिए, ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने बयान दिया था। दुश्मन हमास नहीं है, ना ही हमास की सैन्य शाखा है। जैसा कि हमारे सैन्य कमांडर ने बताया कि हमें हमासनिक को नुकसान पहुंचाने की मनाही है जब तक कि वह सैन्य शाखा का एक हिस्सा ना हो। गाज़ा में हर बच्चा दुश्मन है। अब देखिए, इनका बयान आ रहा है, हमें गाज़ा पर कब्जा करके उसे बसाना है और एक भी गाज़ा का बच्चा वहां नहीं बचेगा। इसके अलावा कोई और जीत नहीं है। तो इजरायली जो लोग हैं, यहूदी जो है, वो चाहते हैं कि अब हमें जो गाज़ा में हर एक बच्चे को मारकर, मतलब वहाँ की जो भी जनरेशन है उसको ख़त्म करके अब वहाँ पर हमें अपना कब्जा करना है। अब देखिए, गाज़ों में बढ़ते जो मौतें बढ़ रही हैं उनका कारण क्या? सबसे पहले तो भूखमरी और कुपोषण है। इजराइल की नाकेबंदी की जा रही है वहाँ पर, उसके कारण गाज़ा में खाद्य आपूर्ति अत्यंत सीमित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4.5 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं। बच्चों में तीव्र कुपोषण की दर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। 48 घंटे में पर्याप्त भोजन न मिलने से बच्चों की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है, पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं। मतलब वहाँ पर भूखमरी की स्थिति है कि खाना उन्हें मिल नहीं रहा है। दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो रही है। गाज़ा के अस्पताल है, युद्ध के कारण वो भी नष्ट हो गए हैं। दवाओं, ऑक्सीजन, अन्य चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी हो गई है। नाकेबंदी के कारण चिकित्सा आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कुपोषित और बीमार बच्चों का इलाज असंभव है। आपको पता हो कि मतलब पीछे जब फिर से हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, तो वहाँ के जो चिकित्सा केंद्र है और स्कूल है, एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर हमला किया गया था और पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई थी। पानी और स्वच्छता संकट है, वहाँ पर स्वच्छ पेयजल की भी कमी है। खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण बच्चों में डायरिया हो रहा है और अन्य जल जनित जो बीमारियाँ वो फैली जा रही हैं। ये बीमारियाँ कुपोषित बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। मतलब जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उनके लिए ये मौत का कारण बन सकती हैं। शीत और आश्रय की कमी है, वहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं। गाज़ा के बुनियादी ढांचे के विनाश के कारण लाखों लोग बेघर हो गए। ठंड के मौसम में पर्याप्त आश्रय, मतलब जो उन्हें घर रहने के लिए चाहिए, कंबल या गर्म कपड़ों की कमी बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है, खास करके नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए। सहायता वितरण में बाधाएं आ रही हैं। इजराइल की सख्त नाकेबंदी है। सुरक्षा जांच के कारण सहायता ट्रक गाज़ा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार केवल 5 से 10% आवश्यक सहायता ही पहुंच रही है, जो कि 14,000 बच्चों सहित लाखों लोगों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। मतलब जितनी सहायता वहां पर दी जा रही है, तो वहां पर जो लाखों लोग हैं उनको ज़रूरत है, तो उनके लिए वो सहायता कम पड़ रही है। युद्ध और हिंसा का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो भूखमरी और मौतें बढ़ रही हैं। निरंतर बमबारी हुई थी वहाँ पर। सैन्य कार्रवाइयों ने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया। तनाव, चोटें और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपस्थिति इस जोखिम को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब देखिए, इजरायली सेना जो है वहाँ उन्होंने खान यूनिस शहर को खाली करने के लिए कह दिया है। खान यूनिस शहर को खाली करवाने का अभियान भी इजरायली सेना ने अब शुरू कर दिया है। गाज़ा में भूख और प्यास के बीच इजरायली सेना की कार्रवाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भयावह कहा है। स्टारमर ने संसद को बताया कि फ्रांस और कनाडा के नेताओं के साथ उन्होंने गाज़ा में आवश्यक सामग्री का अविलंब आपूर्ति और तत्काल युद्ध विराम के लिए कहा है। मतलब वहाँ की जो इजरायली सेना अब उनमें फिर से युद्ध की स्थिति बन रही है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं टॉम फ्लेचर, उन्होंने कहा कि सोमवार को केवल 5 ट्रक मानवीय सहायता के लिए गाज़ा पहुंचे थे, जिनमें बच्चों के लिए भोजन भी शामिल था। इजराइल द्वारा कई सप्ताह तक की गई नाकाबंदी के बाद यह मानवीय सहायता बेहद कम है। उन्होंने कहा कि सहायता अभी भी ज़रूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है। मतलब जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत अभी तक भी उन तक नहीं पहुंच पाई। प्रतिदिन की करीब 500 ट्रक सामग्री की ज़रूरत है। अगर देखा जाए कि वहाँ पर कितनी सामग्री हमें चाहिए, अगर वहाँ के लोगों को इस बीमारियों से और इस मौत के चंगुल से छुड़ाना है, तो 500 ट्रक सामग्री की ज़रूरत है। सहयोगी देशों के दबाव में जो इजराइल ने 2 मार्च से जारी जो भी रोक ख़त्म करके गाज़ा में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाइयों के 9 ट्रक को जाने का आदेश दिया था, जबकि
वहाँ की प्रतिदिन की ज़रूरत अगर देखा जाए तो 500 ट्रक सामग्री की ज़रूरत है और सिर्फ 9 ट्रक भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाज़ा की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। इजराइल से गाज़ा में अविलंब पर्याप्त मानवीय सहायता भेजने के लिए कहा गया है। अब देखिए, गाज़ा में मानवीय संकट और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ जो कई देश हैं उनके नेताओं ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि इजराइल के द्वारा ये बहुत ही गलत कदम उठाए जा रहे हैं गाज़ा के खिलाफ। अब देखिए, मध्य पूर्व यूरोपीय संघ गाज़ा की स्थिति के लिए इजराइल के साथ समझौते की समीक्षा करता है। मतलब इजराइल के साथ समझौता करने के लिए वो उन्हें कह रहे हैं। हाल ही में अगर देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने नेताओं कनाडा के जो नेता है उन्होंने गाज़ा में मानवीय संकट, इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। इन देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि यदि इजराइल ने गाज़ा में अपने सैन्य अभियान को तुरंत नहीं रोका और मानवीय सहायता पर लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाया तो वे इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे, जिसमें लक्षित प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। ये चेतावनी गाज़ा में भूखमरी, कुपोषण और चिकित्सा सुविधाएं जैसे उसकी कमी गंभीर हालत के जवाब में दी गई है, जहां पर 14,000 बच्चों की जान 48 घंटे में खतरे में बताई जा रही है। तो चेतावनी कई देशों के द्वारा की गई कि अगर इस चीज़ को तुरंत नहीं रोका गया इजराइल के द्वारा तो फिर जो प्रतिबंधों को नहीं हटाया तो इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। हो सकता है उसके द्वारा अलग से कोई भी उनके द्वारा एक ऐसा कुछ बनाया जाए सिस्टम, मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जो कि इजराइल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए, यूरोपीय संघ का रुख किधर है कि यूरोपीय संघ क्या कहता है। यूरोपीय संघ के जो शीर्ष राजनयिक है काजा कैलास, उन्होंने कहा है कि गाज़ा में मानवीय स्थिति को विनाशकारी बता दिया है और सहायता की तत्काल और अबाधित आपूर्ति की मांग करी। उन्होंने कहा कि गाज़ा में तत्काल सहायता करनी चाहिए। 23 देश, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन शामिल हैं। उन्होंने विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में इजराइल के सहायता की पूर्ण बहाली और मानवीय संगठनों को राजतंत्र रूप से कम करने की अनुमति देने की मांग करी है। तो ये यूरोपीय संघ का रुख है कि उन्होंने अब कहा है कि गाज़ा में जो सहायता, वहाँ पर मानवीय सहायता करी जाए, तो इसकी डिमांड कर रहे हैं ये जो 23 देश है मिलकर आपस में, मतलब अब डिमांड करी जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या करता है इजराइल। ब्रिटेन की स्थिति क्या है, ब्रिटेन का रुख किस तरफ है। ये प्रस्ताव जो एक दिया गया था ब्रिटेन कीथ स्टॉर्मर द्वारा यूरोपीय संघ को सुझाया गया था, जिन्होंने गाज़ा में युद्ध को पूरी तरह से असंगत कहा और दोहराया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाज़ा के लोगों को भूख से मरने नहीं दे सकता। पश्चिमी तट के बसने वाले सबसे कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध की घोषणा करके इजराइल के साथ ब्रेक्सिट के बाद के मुक्त व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गाज़ा में युद्ध को पूरी तरह से असंगत करार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गाज़ा के लोगों को भूखा नहीं रहने दे सकता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। तो ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि गाज़ा के जो लोग भूखमरी से भी जूझ रहे हैं तो हम उन्हें भूखा नहीं रहने देंगे। अब देखिए, ब्रेक्सिट के बाद इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते को रोक दिया गया। तो ब्रिटेन ने जो भी मुक्त व्यापार समझौता इजराइल के साथ करना चाहता था उसको बंद कर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर इजराइल के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी कि अगर ब्रिटिश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो ये उसका फैसला है। अब देखिए, इसके आगे जवाब में जो इजराइल जवाब देता है वो कहता है कि अगर ब्रिटिश सरकार है वो अपनी इकॉनमी को डाउन करना चाहती है या उसको खतरा पहुंचाना चाहती है तो वो उसका फैसला, हमारा नहीं है। अब देखिए, अभी तक देखा जाए तो 53,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। साल अक्टूबर 2023 में गाज़ा में जारी इजरायली हमलों में अभी तक 53,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके। ये हमले इजरायली शहरों पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए थे, जिनमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास लड़ाकों ने हमले के दौरान 250 से ज़्यादा लोग अपाहित कर दिए थे, जिसमें 50 से ज़्यादा अभी भी लड़ाकों की कैद में हैं।
अब देखिए, गाजा में भूखमरी और तबाही आपको पता ही है। गाजा में हालात बदतर हो चुके हैं। रात भर के हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और जिनमें 1 हफ्ते का नवजात भी शामिल है। तो वहां पर नवजात बच्चों की भी हत्या हो रही है। मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए केरम शालोम क्रॉसिंग में से जो मदद पहुंची है वह नहीं के बराबर है। मतलब जो भी उन्हें मदद दी गई है वो भी ना के बराबर, इतनी कम दी गई है। यूएन के जो प्रवक्ता हैं, जो लीडर उन्होंने हेड हैं, उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अब भी वितरण केंद्र से बाहर नहीं पहुंच सकी है। वहीं पर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक अमेरिकी समर्पित संस्था है, उसने जल्द 300 मिलियन भोजन वितरित करने का दावा कर रही है। लेकिन यूएन और अन्य प्रमुख एजेंसियों ने इससे दूरी बना ली है। अब देखिए, जो है अमेरिका समर्पित एक संस्था है, उन्होंने कहा कि हम 300 मिलियन भोजन इकट्ठा करेंगे और गाजा में भेजेंगे, लेकिन यूएन और जो बाकी प्रमुख एजेंसियां उन्होंने इसमें कोई साथ नहीं दिया है। इजराइल हमले अब फिर से गाजा के हर कोने में शुरू हो चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वहाँ के, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च के बाद अब तक 3,509 लोग और कुल 53,655 लोगों की जो जान जा चुकी है। इजराइल गाजा पर हमले करने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है। तो इजराइल कहता है कि अगर गाजा पर हमें हमले करना है तो हम हमास की वजह से कर रहे हैं, जिसने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी हमले में 1200 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। अब देखिए, गाजा में मानवीय सहायता की चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है नाकेबंदी है वहां पर और सीमित पहुंच है। इजराइल की नाकेबंदी के कारण गाजा में सहायता ट्रकों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। रफाह और केरेम शालोम जैसे प्रमुख क्रॉसिंग पॉइंट अक्सर बंद रहते हैं या सीमित क्षमता पर काम करते हैं, जिससे खाद्य, दवा और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है। बुनियादी ढांचे का विनाश हो रहा है। गाजा में बार बार होने वाले हवाई हमले, सैन्य अभियानों ने अस्पताल, गोदाम और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इससे सहायता सामग्री को वितरित करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सुरक्षा का भी जोखिम है। सहायता कर्मी जो हैं और ट्रकों को हिंसा, बमबारी, लूटपाट का खतरा रहता है कि अगर वहां पर भी सहायता भेजी जा रही है। गाजा में ऐसी स्थिति है कि अगर किसी और देश के द्वारा सहायता दी जा रही है तो वहाँ के जो ट्रक है उन पर हिंसा होती है, बमबारी हो रही है और लूटपाट का खतरा बना रहता है। इससे सहायता संगठनों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना एक बहुत कठिन हो जाता है। अपर्याप्त सहायता मात्रा। संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य संगठन है उन्होंने बताया कि गाजा में पहुँचने वाली सहायता ज़रूरतों की तुलना में बहुत कम है। जैसे कि जहां प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों की आवश्यकता होती है, वहां पर केवल कुछ ट्रक ही पहुंचते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं भी आ रही हैं। इजराइल और हमास के बीच तनाव जो है, साथ ही सहायता सामग्री के निरीक्षण, मंजूरी में देरी वितरण प्रक्रिया को जटिल बनाती है। कुछ मामलों में सहायता को दोहरे उपयोग वाली सामग्री के रूप में भी वर्गीकृत करके रोक दिया जाता है। आर्थिक संकट और कुपोषण हो रहा है। गाजा की आबादी पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है। आपने देखा होगा कि गाजा में इतने मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी भी युद्ध की स्थिति है। मतलब युद्ध अटैक जो अभी भी हो रहे हैं और उसमें बच्चों का, औरतों का, महिलाओं का और भी बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जान जा रही है, उनकी जान को खतरा है। तो बेरोजगारी भी वहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। फिर लोग कहाँ पर काम करेंगे। सहायता की कमी ने भूखमरी, कुपोषण को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, जो वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज थी और जो बच्चे थे, तो उनके लिए ये मतलब कुपोषण की स्थिति और बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की कमी है। विभिन्न देशों और संगठनों के बीच जो समन्वय है उसकी कमी के कारण सहायता वितरण में अक्षमता आती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के फिर बावजूद भी नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके द्वारा दबाव भी बनाया गया था इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने फिर भी पूरी तरह से नाकेबंदी को ख़त्म नहीं किया है। सिर्फ थोड़ा लिमिट के साथ सहायता करने की अनुमति दी है, लेकिन वो सहायता भी उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिन्हें ज़रूरत है उनकी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाने और संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस प्रभावशाली कई कारकों पर निर्भर करती है। जो भी इसकी जो प्रभावशीलता नीचे कारक दिए हुए, सबसे पहले नाकेबंदी में ढील। संयुक्त राष्ट्र, मानव अधिकार संगठन और विभिन्न देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और मिस्र द्वारा दबाव के कारण इजराइल ने
कई बार गाजा में सहायता करने के लिए सीमित छूट दी है, जैसे रफा क्रॉसिंग की आंशिक रूप से खोलने के निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग महत्वपूर्ण रही है। युद्ध विराम की मांग करी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मंचों पर युद्ध विराम प्रस्तावों के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। ये प्रस्ताव सहायता वितरण के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने में मदद करते हैं। हालांकि इजराइल और हमास के बीच सहमति की कमी इसे सीमित करती है। मतलब जो इजराइल और हमास के बीच जो सहमति वो बहुत ही कम है और अंतर्राष्ट्रीय ऐसा दबाव बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के द्वारा कि युद्ध विराम की मांग करी जा रही है। मानवीय संगठनों का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों को गाजा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और सहायता वितरण को तेज करने में मदद करी है। दानदाता देशों के वित्तीय योगदान भी इस दबाव से प्रेरित होते हैं। सार्वजनिक जागरूकता और दबाव क्या है? वैश्विक मीडिया और सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर पर गाजा में मानवीय संकट को उजागर किया है, जिससे सरकारों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। नागरिक समाज के विरोध प्रदर्शन और याचिकाएं भी इस दबाव को बढ़ाती हैं। कानूनी और राजनीतिक जवाबदेही भी है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो भी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कोर्ट्स, उसके द्वारा जो भी आपराधिक मतलब क्रिमिनल कोर्ट हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और अन्य निकायों पर इजराइल और हमास की कार्रवाइयों की जांच के लिए दबाव बनाया गया। यह नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाइयों को मानवीय कानूनों के अनुरूप करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि ये कोर्ट कहता है कि आप ऐसे जो मानवीय संकट है इसे नहीं, जो मानवीय कानून है उनकी तरह उनको देखकर ध्यान में रखकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी। इजराइल अक्सर सुरक्षा और चिंताओं का हवाला देकर सहायता पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमेशा पूरी तरह से दूर नहीं कर पाता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो कुछ कहता है तो इजराइल उसे कहता है कि ये हमारी सुरक्षा चिंता है, तो इसको लेकर हम ये ऐसे काम कर रहे हैं। कुछ देशों के बीच राजनीतिक मतभेद है, जिसमें अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर ठोस कार्रवाई को रोकते हैं। जो बड़े देश मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसे रूस बड़े देश हैं, उनके द्वारा जो आपसी मतभेद है वो भी इस चीज़ पर एक चुनौती है। हमास के रॉकेट हमले, सैन्य गतिविधियों से भी सहायता वितरण जटिल होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो गाजा में बहुत ही ज़्यादा स्थिति भयंकर बनी हुई है। अभी वहाँ पर बच्चों की भी मौत हो रही है और ऐसी रिपोर्ट आई है UN के द्वारा कि 48 घंटों में 14,000 बच्चे मारे जा सकते हैं। और जो वहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनका बयान आता है कि बच्चे भी इजराइल के दुश्मन हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे किसी का दुश्मन नहीं होते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।